जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर तो पढ़ाई कर ही रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम आपके साथ में आपकी परीक्षा यूपीएससी 2026 और 27 को ध्यान में रखते हुए रिवीजन की राह इस सीरीज के माध्यम से हम आपका कंप्लीटली रिवीजन करने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस पॉलिटी के पार्ट 6 में, क्योंकि हम ज्यादा बड़ी क्लास नहीं ले रहे हैं ताकि आपको क्लास करते समय वर्डन फील ना हो और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, कंप्लीट आपका रिवीजन हो और उसके साथ साथ आपके पीवाईक्यू भी कंप्लीट तरीके से हो, मतलब कि आपकी स्टडी बिल्कुल कंप्लीट हो और लगभग आप टॉपिक में 90 से 80% तक चीजों को कवर कर लें। हमारा टारगेट यह है आपके साथ में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस सेशन में हम आपके साथ में जो चर्चा परिचर्चा करेंगे वो खास तौर पर संसद से संबंधित होगा, क्योंकि अब तक हमने आपसे जो चर्चा परिचर्चा की है उसमें पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर प्रस्तावना, संविधान का भाग नंबर 1, नागरिकता, सिटीजनशिप, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज और राष्ट्रपति, इन सभी के बारे में विद प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ डिटेल्स में कंप्लीट एनालिसिस किया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेस को भी इस क्लास के बाद में आप देख लें। कंप्लीटली ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपका रिवीजन कंप्लीट तरीके से हो जाएगा। इस क्लास में ये पूर्ण रूप से पूरा प्रयास किया गया है, कोशिश की गई है बिगिनर्स और एडवांस स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए, ताकि आप एक बार रिवीजन करें और रिवीजन के साथ साथ आप कंप्लीट तरीके से तैयारी को उधार दें। न केवल हम आपके साथ में पॉलिटी बल्कि इन सब के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक का भी हम क्या है रिवीजन लेंगे। ये चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। इट इज क्लियर? प्रिय विद्यार्थियों, इन सब के अलावा एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए सुबह मॉर्निंग में 8 बजे जो आपकी करंट अफेयर की क्लास होती है उसको भी हम लेकर के आ रहे हैं और वहां पर कंप्लीट तरीके से हम आपके साथ में बताते हैं कि यूपीएससी में मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। करंट अफेयर तो कराते हैं, लेकिन मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वह भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। इन सब के अलावा शाम 7 बजे ये भी आपकी लाइव, देखो मॉर्निंग का सुबह का लाइव होता है क्लास, शाम को 7 बजे क्या है हमारी टेस्ट सीरीज की क्लासेस चल रही हैं। क्या चल रही हैं? टेस्ट सीरीज की क्लासेस चल रही हैं। उसमें हम विजन आईएएस का, जिसमें कंप्लीट टेस्ट सीरीज, मतलब कि लगभग हम आपके साथ में 40 टेस्ट कवर करवाएंगे। अब तक 10वां टेस्ट चल रहा है जो पॉलिटी से ही रिलेटेड है। तो अगर आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली और कंप्लीटली तरीके से हमारे साथ पढ़ ली तो आप टेस्ट में जाइए, आपको 80 से 90% क्वेश्चन इसी रिवीजन क्लासेस से कंप्लीट हो जाएंगे। क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में पॉलिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कभी कभी 15 और 20 तक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। तो ऑन एन ऑफ एवरेज आपके 15 क्वेश्चन तो पॉलिटी में बनते हैं। तो ये मैं अपेक्षाएं करता हूं जो विद्यार्थी खास तौर पर एजुकेशन फैमिली के सदस्य हैं वह इन 15 में से 12 से 13 क्वेश्चन आप देखोगे, पिक कर लोगे और राइट कर दोगे। ये मेरा आपसे वादा है। मैं ये 100% गारंटी नहीं ले रहा हूं कि आप 100 के 100 कर दोगे, कि अगर 15 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे तो आप 15 कर दोगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम बोन्स होंगे सिर के ऊपर, लेकिन उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन ऐसे होंगे आपने ईमानदारी पूर्वक अगर पढ़ाई की है, एक एक तथ्य को, एक एक बिंदु को नोट डाउन किया है और समझा है, तो आपके क्वेश्चन 12 से 13 हो जाएंगे और प्लस ही रहेंगे, कम नहीं होने के। क्लियर? चलिए, तो यहां तक चीजें अगर क्लियर हो गई है
और जो नए विद्यार्थी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को शेयर कर देंगे। देखो आजकल क्या है, आप सेशन को शेयर कम करते हो और लाइक भी नहीं कर पाते हो, यहां तक कि अपना फीडबैक भी नहीं देते हो। क्लियर? चलिए, तो आज की जो परिचर्चा हमारी आपके साथ में होगी, आज की जो परिचर्चा हम आपके साथ में कर रहे हैं वो देखेंगे संसद के बारे में। सर इस संसद के बारे में क्या क्या आप देखोगे, जरा वो भी एक बार बता देंगे तो थोड़ा अच्छा ही रहेगा, ताकि हमें समझने में सहूलियत हो सकेगी। तो हमारा एक ब्रेन मैपिंग, खासतौर पर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाएगी और चीजें आपकी कंप्लीट तरीके से भी हम कवर कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखो इसमें हम आज की क्लासेस में जो आपसे चर्चा परिचर्चा करेंगे वो खासतौर पर सबसे पहले हम संसदीय व्यवस्था के बारे में ही जानेंगे। सबसे पहले संसद को जानेंगे। संसद में खासतौर पर इसमें सबसे पहले देखेंगे संसद। संसद के दो सदन होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद पर हमने पूरा कंप्लीट सेशन ले लिया, उसको देख लीजिए। इसमें हम देखेंगे आपसे लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी हमने कर लिए। क्लियर? उसके पश्चात जो हम देखेंगे हमसे विधेयक। विधेयक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे विधेयक आते हैं, उनके बारे में देखेंगे। उसके साथ साथ जो प्रस्ताव होते हैं उनको भी हम जानेंगे, विधेयक जानेंगे, बिल कितने प्रकार के होते हैं, प्रस्ताव क्या होते हैं, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव क्या होता है, मित व्यय प्रस्ताव क्या होता है। उसके साथ साथ जो आपके संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों के बारे में भी हम आपके साथ में चर्चा परिचर्चा करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देखेंगे और जानेंगे कि इनके कौन कौन से प्रिविलेजेस होते हैं, ये अधिकार होते हैं, उन सभी के बारे में। इसके साथ साथ इसी क्लासेस में हम आपसे चर्चा करेंगे जो क्वेश्चन हावर होता है, क्वेश्चन एंड आंसर का जो सेशन चलता है। जैसे आपने देखा होगा कि प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है, पढ़े हैं कि नहीं? अगर आपने पॉलिटी का जो पार्ट नंबर हमने बन लिया है, खासतौर पर टेस्ट सीरीज नंबर 10 का, उसमें हमने डिटेल्स में वहां पर भी चीजें कराई हैं। वहां पर भी देखो, हम जब टेस्ट सीरीज कराते हैं तो हमारा उद्देश्य नहीं होता है कि नंबर का आंसर बता देना, क्वेश्चन का आंसर नहीं। हमारा उद्देश्य होता है कंप्लीट 360 डिग्री, उसको कम समय में उसके कीवर्ड को समझना, किन बातों को विशेष ध्यान रखना है, और उसके साथ साथ आंसर निकाल। वहीं पर हम आपका रिवीजन भी 360 कराते। क्लियर? मैं आपको आश्वासन दिला देता हूं, अगर जिस भी विद्यार्थी ने ये सेशन ईमानदारी से कर लिए और कंसिस्टेंसी बना करके रखी, कंटिन्यूअसली हमारे साथ जुड़ा रहा, आप अपने जीवन का 1 से 2 साल दे दो, गारंटी के साथ कहते हैं आपका यूपीपीसीएस या यूपीएससी में 100% हो जाएगा। ये ध्यान रखना। लेकिन उसमें आपकी ईमानदारी होनी चाहिए, आपके अंदर कार्य करने की वो क्षमता होनी चाहिए, वो ऊर्जा होनी चाहिए, और वो ऊर्जा किधर और नहीं जाए, केवल और केवल इसी पे फोकस रहे, तो आपका होगा। और देखो विद्यार्थियों के प्रीलिम्स हो रहे हैं, विद्यार्थियों के रिजल्ट आ रहे हैं, अभी कितना सा समय हुआ है और रिजल्ट आप देखोगे आने स्टार्ट हो गए। तो इस बात से भी आप गुणवत्ता को जान सकते हैं और हमारा स्लोगन रहता है। तो हम आज इस क्लासेस को इन सभी के बारे में आपसे जानेंगे। तो चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं। यहां तक हमने सारी चीजें जो हमें बतानी थी वो हमने आपसे चर्चा का बिंदु बना ली है, मतलब कि वो चीजें हमने कवर कर ली है। चलिए, तो एक क्या ले लेंगे, पेन आपके पास में होना चाहिए। क्लियर? और एक आप पेपर होना चाहिए, पेन पेंसिल आप लेकर के बैठे और चीजों को जरा समझते चलिएगा, क्योंकि मैं लिखवाता कम हूं और समझाता ज्यादा हूं। देखो, लिखा हुआ नहीं काम आता है, समझा हुआ आपके काम में आता है। देखिए संविधान का एक आर्टिकल है, संविधान का एक आर्टिकल है, आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, संविधान का आर्टिकल है 79। उसमें कहा गया है भारत की एक संसद होगी। क्या कहा गया है? भारत की एक संसद होगी जिसके 2 सदन होंगे। क्या होंगे? इसके 2 सदन होंगे। एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। एक होता है आपका राज्यसभा, एक होता है आपका लोकसभा। जो राज्यसभा होती है ये संविधान के
आर्टिकल 81 में इसकी चर्चा परिचर्चा की गई है और इसमें खासतौर पर अधिकतम जो सदस्य होते हैं वो 250 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसमें 243 सदस्य होते हैं। राज्यसभा के अंदर जो मेंबर आते हैं वो विधानसभाओं से चुनकर के आते हैं। राज्यों की विधानसभाओं का इसमें प्रतिनिधित्व देखने के लिए मिलता है। इसके सदस्य खासतौर पर 6 वर्ष के लिए नियुक्त होते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य एक साइकिल की फॉर्मेट में इस तरीके से चलते रहते हैं, आते रहते हैं। राज्यसभा के अंतर्गत 12 सदस्यों को प्रेसिडेंट्स के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं जो आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन वो इसके अध्यक्ष होते हैं परंतु राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना अनिवार्य है और 35 वर्ष की आयु उसकी होनी चाहिए। 35 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए। 30 है, आई थिंक 30 या 35 वर्ष होनी चाहिए। चलिए आगे हम देखेंगे तो करेक्ट कर लेंगे। मतलब कि एक धैर्यवान व्यक्ति इस सदन में जाता है। यह एक उच्च सदन होता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। राज्यसभा एक उच्च सदन होता है। वहीं अगर हम देखें फिर आता है सर लोकसभा। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या रखी गई वो 552 रखी गई थी, लेकिन अभी वर्तमान में 550 है। क्योंकि जो दो सदस्य हुआ करते थे इनको एंग्लो इंडियन के रूप में जाना जाता था। एंग्लो इंडियंस वह पर्सन होते हैं जिन्होंने ब्रिटिश के समय, जब भारत 1950 के भारत के समय कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो भारत के नागरिक थे, लेकिन उन्होंने जो विवाह किया था वो क्रिश्चियन, सिख, आप देखोगे ईसाई धर्म में कर लिया था। कुछ अंग्रेज थे जो भारत के नागरिक बने, उनकी जो शादी हुई थी, जो अंग्रेज थे वो भारतीय महिलाओं से उन्होंने विवाह किया, लड़कियों से विवाह किया, तो उनसे उत्पन्न जो बच्चे थे, जो संतान थी, उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। सरकार ने प्रोविजन रखा कि इनका भी प्रतिनिधित्व क्या हो, लोकसभा में होना चाहिए। तो 2 सदस्य यहां पर नियुक्त किए जाते थे और इन 2 सदस्यों को प्रेसिडेंट्स के द्वारा ही क्या था, नॉमिनेट किया जाता था। साथ ही साथ ये जो एंग्लो इंडियंस थे आपकी संसद में, लोकसभा में तो होते ही थे, लेकिन प्रति एक राज्य की जहां जहां विधानसभा है, चाहे वो यूटीज हो या स्टेट हो, उसमें भी एक मेंबर क्या हुआ करता था, एंग्लो इंडियंस का निर्वाचित होता था। लेकिन तत्कालीन सरकार ने 2019 में अमेंडमेंट्स के माध्यम से, संविधान संशोधन के माध्यम से 25 जनवरी 2020 से ये जो एंग्लो इंडियंस का पद है इसको अब क्या कर दिया गया है, ये जो 2 सीटें थी अभी इसको समाप्त कर दिया गया। तो अभी 550 है और अभी जो इलेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है वो 543 पर देखने के लिए आपको मिलता है। ये निम्न सदन होता है, ये निम्न सदन होता है और प्रत्येक 5 वर्ष में इसका सामान्यतः निर्वाचन होता है। प्राइम मिनिस्टर इसी में चुनकर के आता है। ये लगभग भारत में सभी प्रकार के कानून बनाने की शक्ति और क्षमता रखता है। इसमें जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो सुनिश्चित यहां पर किए जाते हैं, वो बैठते हैं, जिनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि एमपी कहा जाता है, वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और वो नीतियां बनाते हैं, कानून बनाते हैं, तब ये जाकर के काम करती है। तो भारत में आपको देखने के लिए मिलेगा कि भारत में संसदीय प्रणाली सिस्टम है जो हमने ब्रिटेन से ली है। कहां से ली है? ब्रिटेन से हमने इसको अडेप्ट किया है। रीजन इन दैट कि भारत ब्रिटिश का उपनिवेश था और भारत के जो राजनेता थे वो पार्लियामेंट्री सिस्टम से अच्छी तरीके से अवगत थे, इसलिए हमने इस सिस्टम को अडॉप्ट किया। इट इज क्लियर? यहां तक जो चीजें हमने आपको बताई चीजें क्लियर है तो एक बार कमेंट्स में बताते चलिए। भारत में जो संसद बनाई गई वो आर्किटेक्चर एक लुटियन पर आधारित है, लेकिन अभी तो अब नई आपकी पार्लियामेंट बनी है और उसको बड़े विस्तार से बनाया गया है और पूर्ण रूप से वो डिजिटल आपको देखने के लिए मिलेगी।
उसमें भारतीय संस्कृति और कल्चर का भी ध्यान रखा गया है। अगर हम देखें जो आप उसमें रेड कॉर्पोरेट देखते हैं, उसके साथ साथ उसमें आप ग्रीन कॉर्पोरेट देखते हैं, तो वो संपूर्ण, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, उसमें आपकी उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट भदोई वो जाना जाता है आपका कालीन के लिए, चटाई के लिए, तो वहां से उसको लाया गया, उसमें कॉर्पोरेट बिछाया गया है। महाराष्ट्र की कई ऐसी ट्राइब्स हैं जिनके आर्ट एंड कल्चर को, जहां पर वो सांसद बैठते हैं वहां पर आप देखोगे तो इंजीनियर के द्वारा, आर्किटेक्चर के द्वारा उकेरा गया है सीटों पर। तो इन सभी का मतलब कि जो भारत की संसद है, नई वाली न्यू जो संसद है, पहली बार डिजिटल है और डिजिटल के साथ साथ वो एक कल्चर को रिप्रेजेंट भी करती है। और शेंगोन भी उसमें लगाया गया है, एक ऐसे आप देखोगे अभी लगाया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इन्हीं पर हमें विस्तार से चर्चा, परिचर्चा करनी है, जितना भी हम देखेंगे। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि संसदात्मक शासन सिस्टम कैसे होता है। इसमें लोकसभा राज्यसभा की दोनों की महत्वपूर्ण योगदान होता है, क्योंकि ये क्या करता है, देश के अंदर कानून बनाता है और इसमें दोनों सदनों की सहमति और आवश्यकता देखने के लिए आपको मिलेगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। संसद की बात कर लें, जिसको हम विधानमंडल के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपको, विधानमंडल में आपको लोकसभा, संविधान का आर्टिकल 80 और नीचे आपको राज्यों में क्या मिलेगी, विधानसभा मिलेगी। ये केंद्र में है और ये राज्यों में है। यहां पर होती है राज्यसभा, संविधान का आर्टिकल 81, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। और यह है आपकी विधानसभा, विधान परिषद माफ कीजिए, जो आज भारत के मात्र आपको 6 स्टेट में देखने के लिए मिलेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। उसके साथ साथ केंद्र में बैठे हुए होते हैं राष्ट्रपति, जिसको हमने डिटेल्स में आपसे चर्चा की, संविधान का आर्टिकल 52। राज्य में होते हैं राज्यपाल, संविधान का आर्टिकल 155। इन पर भी हमने डिटेल से चर्चा आपसे की है। ये जो ऊपर के 3 हैं, ये केंद्र के शासन व्यवस्था को देखते हैं, और नीचे के जो 3 हैं ये आपकी राज्य में देखते हैं। तो ऊपरी जो 3 हैं ये आपको देखने के लिए मिलेंगे केंद्र में, और नीचे के जो 3 हैं ये मिलते हैं आपको राज्यों में। इट इज क्लियर? बोलो, यहां तक चीजें क्लियर हुई? ये स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में होना चाहिए, ये स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में होना चाहिए, क्योंकि जब आप लास्ट 1 वीक बचता है तो वहां पर आप रिवीजन करते हैं, और जब रिवीजन करते हैं तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी को कहते हैं बेसिकली शॉर्ट नोट्स। आप कहते हैं ना सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, तो ये स्ट्रक्चर होता है शॉर्ट नोट्स का। अब इसको देखते ही समझ में आना चाहिए, लोकसभा को देखते ही लोकसभा शब्द आपके दिमाग में पूरा 360 डिग्री इसका खुल जाना चाहिए, लोकसभा का, इस तरीके से। और हम ऐसे ही आपको कराना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में राज्य में विधान परिषद उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। विधान परिषद का गठन करने की शक्ति संसद को, किंतु इस हेतु पालन पहल केवल राज्य संबंधित विधानसभा के द्वारा की जाती है। देखो होता क्या है, यदि मान लीजिए अभी इन्होंने दे रखा है कि जो 5 स्टेट है उसमें ये विधान परिषद बता रहे हैं, लेकिन 6 में है आंध्र प्रदेश में भी। अब मानो कि सर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आपने बताया, अब मान लीजिए मध्य प्रदेश को विधान परिषद बनानी है, मध्य प्रदेश की सरकार को विधान परिषद बनानी है, वहां पर द्वि सदन व्यवस्था को हमें लाना है,
तो सर कैसे? तो उसके लिए जो मध्य प्रदेश एमपी की विधानसभा है उसको एक बिल लाना होगा और ये बिल खासतौर पर बना करके पारित करके वो आपका संसद को भेजना पड़ेगा, संसद को भेजना पड़ेगा। और जब संसद को आप भेजोगे तो संसद उस पर अपनी अनुमति देगी। ठीक है, बाध्यता तो नहीं है लेकिन अनुमति सामान्यतः दे देती है, क्योंकि भाई आपके नीचे काम करेगी ना, आपके लिए काम करेगी ना, संसद के लिए थोड़ा ही नहीं। खासतौर पर वहां पर अनुमति दे दी जाती और फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर हो जाता है और फिर आपका मध्य प्रदेश में भी एक विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है। तो इस तरीके से आपका प्रोसेस होता है। इट इज क्लियर? चलिए बिल्कुल सर, आगे बढ़िए। अब समझते हैं एक एक करके कि जो आपकी राज्यसभा होती है वो क्या है। एक एक करके समझते हैं राज्यसभा। देखो, संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 81 में, माफ कीजिएगा 80, हाँ 81 में, संविधान के अनुच्छेद 81 में आपको राज्यसभा के बारे में चर्चा परिचर्चा देखने के लिए मिलती है। इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन होता है, मतलब कि सभी स्टेट से चुन करके इसमें लोग क्या हैं, आते हैं। आपको कमेंट्स में बताना है, कई बार यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं सर? क्वेश्चन बनते हैं मिलान के, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तरफ दे देता है स्टेट का नाम और एक तरफ दे देता है सीट, इस तरीके से राज्यसभा। तो आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और इन सब के अलावा राजस्थान और एक और स्टेट खासतौर पर पूछा जाता है बिहार, इन स्टेट्स में कितनी आपकी विधानसभा में सदस्य हैं और राज्यसभा में इनका कितनी सीटें प्रतिनिधित्व किया गया है, ये आपको बताना। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का तो आप सभी को पता है कि सर कितने हैं, 31 सदस्य हैं, आप सभी कहते हैं। यूपी में तो आप सभी को पता रहता है 31 है, लेकिन मध्य प्रदेश में कितने हैं, महाराष्ट्र में कितने हैं, राजस्थान में कितने हैं, बिहार में कितने हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। यूपीपीसीएस ने, कई बच्चे ऐसे भी होंगे विद्यार्थी जो यूपीपीसीएस की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस देना है, तो यूपीपीसीएस ने जो आपका अक्टूबर में, अगस्त में जो पेपर हुआ था 12 अगस्त को, आपने उसमें देखा 2025 का यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। तो ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन होता है और एक कैसा सदन है, ये आपका स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लेकिन ध्यान रखना, इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होते हैं, प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य एक साइकिल के रूप में क्या रहते हैं, आते चले जाते हैं, जाते रहते हैं। एक साइकिल की फॉरवर्ड में इसके सदस्य चलते हैं, ये ध्यान में रखना। प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य। अधिकतम संख्या अगर हम देखें तो इसमें 250 है और 12 सदस्य क्या होते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब यहां पर भी यूपीएससी एक ट्विस्ट दे देता है कई बार आपसे। देखो यूपीएससी क्या है, उसने ये टारगेट उसका रहता है कि मुझे स्टूडेंट्स को, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को फेल करना है, बाहर निकालना है, उसका टारगेट ये रहता है। और वो विद्यार्थी बाहर हो जाते हैं जो वहां पर कम समय में अधिक नहीं सोच पाते, जो थिंकिंग क्रिएचर नहीं होते। यूपीएससी कभी भी रटने से पास नहीं कर सकते। बाय द वे, आपका दिन ठीक था, लक आपका ठीक था, आपने तुक्के भी मारे और सही हो गए, बाय द वे, है ना, आपका प्रीलिम्स निकल गया, लेकिन फिर आपका मेंस नहीं निकलेगा। रीजन एंड दैट कि आपने चीजों को समझा नहीं। तो यहां पर जरा समझना, 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, कहां पर, राज्यसभा में। जो किससे रिलेटेड होते हैं जरा समझना, यहां पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनता है, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा पर इनके आधार पर इनको नियुक्त किया जाता है।
ठीक है, साहित्य से कई व्यक्ति आ जाते हैं इसमें, सिंगिंग से कई आ जाते हैं, कला है ना, समाज सेवा से व्यक्ति चुन करके आ जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं जैसे। क्लियर। लेकिन यहां पर एक बात जरा समझना, स्वतंत्रता सेनानी शब्द नहीं लिखा गया है, जरा समझना, स्वतंत्रता सेनानी शब्द नहीं लिखा गया है। ये जो स्वतंत्रता सेनानी आपको शब्द देखने के लिए मिलेगा, ये मिलता है राज्य की विधान परिषद में। राज्य की विधान परिषद में जो आपके गवर्नर साहब होते हैं, राज्यपाल, वो भी सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं, 1/6 मेंबर्स को। और उसमें साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा तो है ही है, लेकिन उनके अलावा उसमें जो रखा गया है उसके साथ साथ आप पाओगे वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं, वहां पर स्वतंत्रता सेनानी, आजादी के आंदोलन में उन मूवमेंट से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन यहां पर नहीं है। ये एक पॉइंट है, ध्यान रखना। निर्वाचन की अगर हम बात कर ले, राज्यसभा का निर्वाचन राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति प्रणाली द्वारा होता है। तो कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से होता है। इसमें क्या होता है सर? इसमें जो आपके सांसद होते हैं वो क्या करते हैं, वह आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो सांसद होते हैं वह क्या करते हैं, आपको देखने के लिए वो मिलते हैं कि वो वोट करते हैं। और वोट करते हैं, मानो जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो उसकी नंबरिंग होती है ऐसे, तो उसके नंबर के हिसाब से जैसे A, B, C, D, E, इस तरीके से वो वोट करते हैं कि पहले नंबर को दे रहे हैं वरीयता, वरीयता के आधार पर चीजें। ऐसे ही राष्ट्रपति का निर्वाचन आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो राज्यसभा से क्वेश्चन बनता है, ये बात को ध्यान में रखना है। क्लियर? आगे बढ़े, चलो क्लियर हो गया। उसके पश्चात आती है आपकी लोकसभा। क्या आती है सर? लोकसभा। संविधान का अनुच्छेद 80 में, संविधान के आर्टिकल 80 में लोकसभा के बारे में चीजों को दर्शाया गया। यह जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सदन होता है जो खासतौर पर इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हम और आप लोकसभा के चुनाव में वोट देते हैं। कौन वोट देते हैं? जिस व्यक्ति की आयु 18 वर्ष है, भारत का नागरिक है और जो निर्वाचन सूची है उसमें उसका नाम आया हुआ है, तो वह व्यक्ति क्या करता है, मत का उसको अधिकार 326 के तहत दिया गया होता है और वो वहां पर उसका उपयोग करता है। क्लियर? और वही व्यक्ति चुन करके जाते हैं। उन्हीं में से यह व्यवस्था होती है कि एक व्यक्ति को क्या करना है, जो कैबिनेट मंत्री परिषद होती है उसका अध्यक्ष नियुक्त करना है, वही अध्यक्ष कहलाता है प्रधानमंत्री। उसका डिसीजन वो जो भी सांसद होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं और उसको चुन लेते हैं, फिर उसकी नियुक्ति होती है। ये जरा ध्यान में रखना। ये जनता के द्वारा चुने जाने वाला एक सदन होता है। एक अस्थायी सदन है। अस्थायी क्यों सर? अस्थायी इसलिए क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ये प्रत्येक 5 वर्ष में सामान्यतः अगर इमरजेंसी प्रोविजन ना हो तो ये 5 वर्ष में ही इसका क्या होता है, चुनाव होता है और सरकार को जवाबदेहिता सुनिश्चित करता है। मान लीजिए अभी सरकार 2024 में चुनी गई है, मतलब कि 2028 और 29 में जाकर के इलेक्शन होगा। क्लियर? तो ये 5 साल जो सरकार बिताएगी, 5 साल जो सरकार बिताएगी, इस 5 साल में सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया, जनता के प्रति जवाबदेहिता बढ़ जाती है। तो वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। अधिकतम आप देखोगे सदस्य संख्या कितनी है, 550 है। प्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है। जरा समझना, राज्यसभा में जो आपका निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष क्यों सर? क्योंकि वहां पर जनता वोट नहीं करती है, वो राज्य की विधानसभाओं से चुन करके आते। लोकसभा में डायरेक्टली हम और आप सांसद महोदय को वोट करते हैं।
जैसे आपकी कोई लोकसभा सीट होगी, उस लोकसभा सीट से व्यक्ति खड़े होंगे और आपने उसको वोट किया होगा। अब मैटर नहीं करता वो जीता हारा है, वो अलग का विषय है, लेकिन आपने वोट तो किया होगा। अगर आपका निर्वाचन सूची में जो आपका इलेक्टोरल है उसमें आपके निर्वाचन सूची के अंतर्गत नाम है, जो लिस्ट आती है उसमें, और 18 वर्ष की आयु है आपकी, वहां पर आपको अधिकार होता है। ठीक है, भारत के नागरिक है। आपातकाल की स्थिति में लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए संभवतः बढ़ाया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं, और बढ़ा भी है, कई बार बढ़ा है इमरजेंसी प्रोविजन के समय। आइए, तो यहां पर आपने क्या है, संसद के बारे में पढ़ा, संसद के 2 सदनों के बारे में अब तक की क्लास में हमने क्या है आपसे बहुत ही विस्तार से चीजों को समझ लिया है, मतलब कि जान लिया है। क्लियर हुआ? अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने आप को इधर कर लेता हूं, क्योंकि आपको शायद कुछ ना कुछ चीजें नहीं दिख पा रही होंगी, ये थोड़ा सा मेरे पीछे आ रही हैं, तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, इधर कर लेता हूं, मैं इसको इधर कर लेता हूं। हाँ, अब देखिए आपको अब पूरी चीजें विजिबल हो रही हैं कि नहीं? हाँ, अब चीजें हमको विजिबल हो रही हैं सर। पहले क्या था, आपके थोड़ा सा साइड में आ जाती थी चीजें, तो इतनी विजिबल नहीं होती थी। क्लियर? देखो, अब आता है आपका संसद के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। भाई, जो सदस्य चुनकर के आते हैं, सदस्य कहां पर आते हैं? राज्यसभा में और लोकसभा में, तो इनकी कुछ एलिजिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। ऐसे थोड़ा ही नहीं है कि कोई एलिजिबिलिटी नहीं है और व्यक्ति चुन लिए। पहला, लोकसभा और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु आप देखोगे, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना अनिवार्य है। यदि कोई लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसकी एज मिनिमम 25 वर्ष होनी चाहिए। 26 का हो गया चुन जाएगा, 25 का है चुन जाएगा। 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। हम नागरिकता ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। निर्वाचन सूची में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना चाहिए और संसद द्वारा निर्धारित अन्य कानून की योग्यताएं भी रखता हो, जैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951, 1950, ये 2 बार बना है ना, तो ये भी इसमें आते रहते हैं, तो इनकी भी वो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। क्लियर हुआ? एकदम क्लियर। चलो, खास तौर पर इन सब के अलावा संसद के 2 सत्रों के बीच 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। देखो, यूपीएससी ने कई बार क्वेश्चन यहां से पूछा है। क्वेश्चन ये पूछा है यूपीएससी ने, जरा समझना, कि भारतीय संसद प्रणाली व्यवस्था में, भारतीय संसदीय प्रणाली व्यवस्था में जो सदन की कार्रवाई होती है, कितने शस्त्रों का संविधान व्याख्यात करता है, तो वहां पर कई बार कह देते हैं 3 शस्त्र। देखो, हमारे यहां पर क्या है, संविधान में कोई व्याख्या नहीं, लेकिन भारत में क्या है, 3 शस्त्र चलते हैं। एक होता है आपका शीतकालीन सत्र, एक होता है आपका आप देखोगे मानसूनी सत्र, और एक होता है आपका बजट सत्र। ये 3 चलते हैं, लेकिन संसद के मध्यस्थ इस प्रकार की कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं की गई है। तो फिर चर्चा परिचर्चा किस चीज की गई है सर? जो चर्चा परिचर्चा की गई है वो खास तौर पर आप देखोगे कहा गया है कि 2 शस्त्रों के बीच में 6 महीने से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। बोले शस्त्र कैसे? मान लीजिए अभी क्या होगा, शीतकालीन सत्र शुरू होगा। क्लियर? अब शीतकालीन सत्र के पश्चात जब शुरू हुआ तो इसके बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, और 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। मतलब अगर हम देखें, 1 वर्ष में होते हैं 12 माह, और 6 को अगर हम डिवाइड कर दे तो 2 शस्त्र आपको देखने के लिए मिलते हैं। ना तो 2 शस्त्रों की बात की गई है, ना 3 शस्त्र की बात की गई है, ना 1 शस्त्र की बात की गई है। केवल आपको इतना बताया गया है कि 2 शस्त्रों के बीच का जो समय है वो 6 महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति को संसद के दोनों शस्त्रों के शस्त्रावासन तथा केवल लोकसभा को विघटित करने की शक्ति है। देखो, होता क्या है, प्रतिवर्ष राष्ट्रपति दोनों शस्त्रों को बुलाते हैं। जब भी संसद का सत्र स्टार्ट होता है
तो वह राष्ट्रपति के अभिभाषण के तहत ही चीजों को किया जाता है। लेकिन वह केवल और केवल लोकसभा को ही क्या है विघटित करते हैं, राज्यसभा को नहीं। क्योंकि राज्यसभा भारत में संसदीय व्यवस्था का एक स्थायी सदन है जो कंटिन्यूअसली बना रहेगा। इसके सदस्य आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन यह सदन कभी भी समाप्त नहीं होगा। क्लियर? दोनों सदनों के स्थगन का अधिकार केवल पीठासीन अधिकारी को है, यह ध्यान रखना। शस्त्रावासन का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। लोकसभा को विघटित करने का अधिकार किसका है? राष्ट्रपति का है। लेकिन सदन को स्थगन करने का अधिकार केवल और केवल पीठासीन अधिकारी को होता है। सर ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? जो जैसे लोकसभा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी हैं, राज्यसभा में देश के वाइस प्रेसिडेंट्स अभी जो बने हैं न्यू, ठीक है, पीसी कृष्णन, है ना, तो उनको अधिकार है। आपने देखा भी होगा कि सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्रवाई कल 2 नवंबर ऐसे बोलते हैं वो, सदन की कार्रवाई 22 नवंबर दोपहर 2 बजे तक स्थगित की जाती है, मतलब कि 2 बजे के बाद चलेगा सदन। इस तरीके से संविधान के अनुच्छेद 89 और अनुच्छेद 93 में क्रम से राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारियों के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 89 जब आप पढ़ते हैं तो राज्यसभा के जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी बात की गई है, और 93 में लोकसभा के स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर जो महोदय होते हैं, उनके बारे में। अब स्पीकर के साथ साथ वहां पर आपको डिप्टी स्पीकर भी देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में आपको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन देखने के लिए मिलते हैं। बोलो हाँ, क्लियर हुई चीजें? बिल्कुल सर। पीठासीन अधिकारी केवल निर्णायक मत दे सकते हैं, मतलब कि अगर मान लीजिए कोई बिल है या कोई ऐसा विधेयक है वो लाया गया है और उस कंडीशन में क्या है, दोनों सदन 50-50 पर अटक गए हैं, दोनों ही क्या है 50-50 पर, इधर की ए पार्टी, ये रूलिंग पार्टी, और बी पार्टी लीडर ऑफ ऑपोजिशन, दोनों 50-50 पर है। अब ऐसी स्थिति में अंतिम मोहर और अंतिम निर्णायक मत यहां पर पीठासीन अधिकारी का होता है। वो चाहे तो बराबरी की कंडीशन में किसी विधेयक को पारित भी करवा सकता है और खारिज भी करवा सकता है। क्लियर? चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल सर। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा अपने विशेष बहुमत प्राप्त होते हैं। खासतौर पर राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी अर्थात उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के विशेष बहुमत से लोकसभा के सामान्य बहुमत द्वारा पद से हटाया जा सकता है। संसद की गणपूर्ण आप देखोगे कितना है, न्यूनतम होना चाहिए सदस्यों का 10%, इसको कहते हैं 1/10 भी इसको कहा जाता है टोटल का। अनुच्छेद 105 में संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार का प्रावधान देके रखा है, जिससे सांसदों द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए मत के विरुद्ध कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। देखो ये संविधान का आर्टिकल 105 जरा समझना, ये क्या पावर देता है? ये पावर देता है किनको? सांसदों को। इसके तहत सांसद क्या कर सकते हैं, किसी भी स्कीम्स की, सरकार के किसी मंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की क्या कर सकते हैं? आलोचना करते हैं और बताते हैं कि सरकार ये XYZ काम कर रही है जो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होंगे। इन सबको वो प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। और यदि कोई सांसद उस सदन की 4 दीवारी के भीतर बैठकर किसी की आलोचना करता है, देखो अगर मैं अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, इसके डिजिटल के माध्यम से अगर मैं सरकार की आलोचना करता हूं, प्रधानमंत्री की आलोचना करता हूं, तो मेरे ऊपर शायद सडिशन लगा दिया जाए, मेरे ऊपर शायद सडिशन लगाया जाए, CRPC की धारा लगा दी जाए। 172 है, कितनी है? 184 नहीं 124 माफ कीजिएगा, और अभी है आपकी 63, BNS आपकी 63 है, 72 नहीं 62 है। क्लियर? तो वहां से, लेकिन संसद के भीतर अगर कोई सांसद आलोचना करता है तो वहां पर भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है, जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है, जो बाहर से बैठा हुआ,
ठीक है, वो आपकी शून्य की कगार पे चली जाती। यहां पर जो न्यायाधीश होते हैं वो स्पीकर महोदय होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। क्लियर? तो ये यहां पर इनको विशेषाधिकार प्रिविलेजेस यहां पर आपको संसद के सदस्यों मतलब कि सांसदों को होते हैं। क्लियर? बिल्कुल सर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा करना है तो जो आपके पीठासीन अधिकारी होते हैं उनसे सहमति लेनी जरूरी। चलिए, तो यहां तक चीजें रिवीजन कर ली हैं। तो हमारी टीम ने यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछे हैं। क्वेश्चन है कि लोकसभा में आचार समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है। ये जो आचार समिति का मतलब यहां पर है इथिक्स कमिटी, इंग्लिश में लिख देते हैं इथिक्स कमिटी है ये। और ये क्यों चर्चाओं में रही थी इसका वो भी बता देते हैं आपको बेसिक। देखिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं आपको ये भी तो पता चलेगा ना। अगर 24 में क्वेश्चन पूछा है तो सर कैसे क्वेश्चन। ये जो इथिक्स कमिटी है चर्चाओं में रही थी। एक आरजेडी की एक सांसद है महुआ मोत्रा, है ना, आरजेडी की है शायद, यहां महुआ मोत्रा। तो उन पर ये आरोप लगाए गए थे कि ये जो क्वेश्चन पूछती हैं, जब प्रश्नकाल होता है सदन में, कार्यवाही चलती है सदन की, क्वेश्चन हावर के समय ये जो प्रश्न पूछती हैं तो ये क्वेश्चन अपने मन से नहीं पूछती, समाज के दृष्टिकोण से नहीं पूछती, बल्कि किसी एक विशेष मुद्दे पर और किसी व्यापारी के दृष्टिकोण से पूछती हैं। मतलब कि क्वेश्चन पूछने के करने के इनको पैसे दिए जाते हैं, तब ये क्वेश्चन पूछती हैं कि जाओ इस विषय पर क्वेश्चन पूछो कि सरकार क्या कर रही है। अब इससे क्या होगा सर, मान लीजिए आप में से कोई व्यक्ति है, आप में से कोई स्टूडेंट्स है, अब आप व्यापारी हैं और आप व्यापारी हैं खनन उद्योग के। क्लियर? या फिर आपका मान लीजिए स्टील उद्योग है। तो आप किसी सांसद से कहेंगे कि देखिए सांसद साहब जाइए और जाकर के सरकार से पूछिए कि जो स्टील प्लांट्स को लेकर के सरकार क्या कर रही है ना। अब वहां पर क्या है, वो जवाब देंगे और आप उस पर बैठ करके सुन रहे हैं सदन को, अपने टेलीविजन पर, अपने फोन पर, जिस भी डिवाइस पर आप जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और जैसे ही पढ़ रहे हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने जवाब दिया कि सरकार ऐसा कर रही है, ये योजना बनाने वाली है भविष्य में, तो आप उसके अनुसार पहले ही सतर्क हो गए। क्योंकि सरकार की स्कीम्स और योजना एकदम तो नहीं बनती है, सालों लग जाता है। तो आपने उसके पहले ही क्या कर दिया, कानून बना लिया। और जो अगर आपको घाटा होने वाला था, हानि होने वाली थी, उससे बच गए और आप लाभ की तरफ चले गए। क्लियर? तो ऐसे पूछती थी, इन पर ये आरोप थे। इनका सदन की जो सदस्यता थी वो भी समाप्त कर दी गई थी। तो उसके ऊपर ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया। इसको इथिक्स कमेटी कहते हैं। ये लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में देखने के लिए मिलती है। पहला, प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। हाँ, ये बात सही है। प्रारंभ में ये आपकी क्या थी, एक तदर्थ समिति के रूप में। एक स्थायी समिति होती है और एक अस्थायी समिति होती है, जरा समझना। एक स्थायी समिति होती है और अस्थायी समिति होती है। हम पढ़ेंगे उनके सबके बारे में क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनते हैं। केवल लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत दर्ज कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। और केवल भी गलत है, इसमें कोई भी कर सकता है। केवल लोकसभा का ही नहीं, राज्यसभा का भी कर सकता है। तो देखो दूसरा नंबर यहां पर गलत है। जहां 2 नंबर है उसको कट करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर है। जीएनपीजी था, 2024 में था ये क्वेश्चन। यह समिति किसी भी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायालय में विचाराधीन हो। बिल्कुल, अगर कोई मैटर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जुडिशरी सिस्टम के अंतर्गत घूम रहा है, तो उस पर यह विचार विमर्श नहीं करती है। ये फिर इस पर विचार विमर्श करती है जो न्यू मामला होता है। तो 1 और 3 आपके सही हो जाएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन और 2024 में ही पूछा गया था। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद संविधान के किसी भी प्रावधान को निम्नलिखित तरीके से संशोधित कर सकती है। तो कैसे संशोधित कर सकती है? मान लीजिए किसी प्रोविजन को क्या करना है, किसी प्रावधान को जोड़ना है, उसको उतार चढ़ाव की स्थिति में हो सकता है, रद्द कर सकती है। बिल्कुल, ये सभी में आप देखोगे करेगी। ये भी 24 में आया था। और संविधान संशोधन दोनों सदनों की आपकी सहमति होना जरूरी होता है। ठीक है,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति इस पे बराबर आपको प्रतीत होती है। उसके बाद देखो एक और 2024 का क्वेश्चन था। ये कह रहे हैं केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्त विवरण प्रस्तुत करते हैं। किसकी तरफ से? प्रधानमंत्री की तरफ से नहीं, किसकी तरफ से करते हैं? और दोनों सदनों के समक्ष थोड़ा ही नहीं करते हैं, ये लोकसभा के समक्ष करते हैं। आप जरा देखना, जब बजट आएगा आपका फरवरी में, फैब में, तो उस समय आपको मिलेगा वो लोकसभा में प्रस्तुत होता है, फिर बाद में जाता है वो राज्यसभा। ठीक, क्लियर? और प्रधानमंत्री की ओर से थोड़ा ही नहीं करते हैं, ये सरकार की तरफ से करते हैं, मंत्री परिषद की ओर से करते हैं। क्लियर? तो पहला गलत है। संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती। बिल्कुल ये बात सही है। अगर ग्रांट ऑफ डिमांड की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें प्रेसिडेंट्स का अनिवार्य होना जरूरी है संघ के स्तर पर। तो यहां पर दूसरा आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर है, पहला इसमें गलत है। ये भी देखिए 2024 में ही क्वेश्चन आया था। एक हमने क्या है आपको टेलर के रूप में ये दिखाया है कि देखो क्वेश्चन लगातार कंटिन्यूअसली यहां से क्या है आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो ये भी देखो 2024 का ही क्वेश्चन है, तो भर भर के क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां से मिलते हैं। बोलो हाँ, मिलते हैं कि नहीं? हाँ सर, बिल्कुल बात सही है, भर भर के क्वेश्चन यहां पे देखने के लिए मिल तो रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन होता है तब क्या होगा? वह अध्यक्षता नहीं करेगा या करेगी। बिल्कुल सही बात है। अब उसी के प्रति है, विचाराधीन है, वो उपस्थित होंगे, अध्यक्षता वो नहीं करेंगे। उसे बोलने का अधिकार नहीं होता, ये बकवास कर रहे हैं। उसे बोलने का अधिकार होता है, अपना मत भी रखने का अधिकार होता है। तो देखो जहां 2 नंबर है उसको कट करो, आंसर ऑटोमेटिकली निकल आएगा, ऑप्शन नंबर ए। वह बोलेगा भी प्लस उसको मत का भी अधिकार होता है, या तो वो स्वयं उपस्थित हो या फिर उसके द्वारा कोई पर्सन को भेजा जाए। वह प्रथम मत प्रस्ताव पर मतदान करने से का हकदार नहीं होगा, हकदार होता है। तो यहां पर क्या है? केवल एक इसमें सही, और आपसे सही पूछा गया था। देखो 2024 के क्वेश्चन है, तो आप मुझे बताइए यूपीएससी जो पूछ रहा है आपसे कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं? हार्ड क्वेश्चन बन रहे हैं, डिफिकल्ट जिसको हम कह सकते हैं, या फिर इजी बन रहे हैं, या मॉडरेट बन रहे हैं? तो क्वेश्चन के पैटर्न को अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन का पैटर्न है आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट कहो या हार्ड कहो, लेकिन आप इजी की तरफ नहीं जाएंगे। अब यूपीएससी में ही ध्यान रखना, किसी भी सब्जेक्ट में। तो मॉडरेट टू हार्ड क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो तैयारी भी आपकी मॉडरेट टू हार्ड होना चाहिए। ये सर कैसे होती है तैयारी? इसको आपको डेप्थ में, जैसे हम आपको करा रहे हैं, ये मॉडरेट टू डेप्थ आप देखोगे हार्ड की तरफ है, डिफिकल्ट की तरफ है। हमारी तरफ हमारा फोकस यही रहता है कोई भी ऐसा बिंदु आपका छूटे ना और आपका 360 डिग्री कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाए, हमारा ये मोटो रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए 2024 में ही क्वेश्चन आया, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। जरा देखो इस व्यवस्था से, संसदीय व्यवस्था से, भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोकसभा में लंबित विधेयक उसके भंग होने पर निरस्त हो जाता है। ऑफ कोर्स ये बात सही है। जब लोकसभा ही नहीं रहेगी, भंग हो गई है, तो उस कंडीशन में जो उसमें बिल थे वो भी क्या हो जाएंगे? भंग हो जाएंगे, स्वाभाविक है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। ऑफ कोर्स ये भी बात आपकी सही है। तो यहां से भी देखो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिले हैं। तीसरा है वह संयुक्त विधेयक, वह विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के अपने इरादे को अधिसूचित किया हो, लोकसभा के विघटन पर समाप्त हो जाता है। जी नहीं, ये बात गलत है, उस पे नहीं होता है, क्योंकि वो जो विधेयक है, जो बिल है, वो खासतौर पर किसके पास पहुंच गया है? वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है, ना लोकसभा में है ना राज्यसभा में, तो वो तो विघटित होगा ही नहीं। तो यहां पर थर्ड जो स्टेटमेंट था आपका गलत था। जैसे ही थर्ड स्टेटमेंट गलत होता तो सी आंसर नहीं होता, डी नहीं होता तो आंसर क्या होता? बी, मतलब कि 1 और 2। आगे बढ़िए, बिल्कुल सर आगे बढ़िए। देखिए ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, और कहां से पूछा गया? संसदीय व्यवस्था से। इतना इंपॉर्टेंट है आपका संसदीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 7 है और ये यूपीएससी में पूछा गया है 2024 में।
एक एक वर्ष में देखो कितने सवाल कहां से आते हैं, इसकी इंपोर्टेंस को समझो। आपको लगता है कि फंडामेंटल कवर कर लिया, सिटीजनशिप कवर कर ली, प्रेम्बल कर ली, हो गया पॉलिटी, नहीं, डेप्थ में जानो चीजों को। चलिए, तो भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पर आपसे 3 स्टेटमेंट है। पहला, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सदन के शस्त्रावासन के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। बात एकदम सही है, क्योंकि जो शस्त्रावासन होता है ये इन्हीं का अधिकार होता है, ये मंत्रिपरिषद का अधिकार नहीं होता है। किसी सदन का शस्त्रावासन सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के बाद किया जाता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा शस्त्रावासन वाले सदन का शस्त्रावासन करने की कोई रोक नहीं है। यह भी बात सही है, क्योंकि आपने देखा होगा लोकसभा स्पीकर जैसे ओम बिरला जी, जब आप देखोगे शीतकालीन सत्र चलेगा तो जब दिन की कार्रवाई होती है तो वो कहते हैं सदन फला तारीख तक क्या है, स्थगित कर दिया जाता है। लेकिन जब अंतिम समय होगा, उसका अंतिम डेट होगी, तो उस समय कहेंगे कि सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। अब वहां पर राष्ट्रपति थोड़ा ही नहीं आएगा कि रोकेगा, अरे आप कैसे कर रहे हैं कि अनिश्चित काल के लिए थोड़ा ही नहीं कर सकते। तो बात सही है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। बात सही है, लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, हमने पढ़ा है। और असाधारण परिस्थिति को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा करते नहीं। मंत्रिपरिषद की सलाह पर ऐसा नहीं करते, ये ध्यान में रखना। जब उनको ये महसूस होता है, जब प्राइम मिनिस्टर कहने लगते हैं, तब वो चीजें करते थे। तो यहां पर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो। नेक्स्ट देखिए, अच्छा 2023 का क्वेश्चन नहीं लगाया टीम, 22 का क्वेश्चन देखिए। अब लोकसभा के अध्यक्ष, अब इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, आप इसको कर लेंगे, है ना। ज्यादा क्वेश्चन पे करूंगा तो फिर क्वेश्चन में रह जाऊंगा, फिर टॉपिक हम भटक जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको पढ़ लेंगे और आराम से देखते चलिएगा कि क्वेश्चन देखो आपसे पूछे जा रहे हैं। ये भी क्वेश्चन है, ये भी 22 में ही आया था। चलिए आइए, अब नया टॉपिक लेते हैं इसी में, क्योंकि इसी का ही ये पार्ट है। नया टॉपिक क्या है, इसी का ही पार्ट है। पार्ट है आपका विधेयक के प्रकार। देखो, जो संसद है, संसद कानून बनाती है। संसद क्या बनाती है, संसद कानून बनाती है। तो उसके लिए संसद को क्या करने होते हैं, विधेयक लाने होते हैं। और विधेयक क्या होते हैं, विधेयक 2 प्रकार के होते हैं, जिसको हम सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक, जिसको प्राइवेट विधेयक भी कहते हैं। पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल, क्लियर। पहले स्टार्टिंग में बिल ही लाया जाता है, और जैसे ही बिल, वो प्रस्ताव पारित हो जाता है दोनों सदनों से, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति की मोहर और हस्ताक्षर के पश्चात वो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है। क्लियर हुआ। तो यही आपसे पूछता है। इसमें अगर हम देखें सरकारी जो विधेयक होते हैं, जैसे कौन कौन से विधेयक होते हैं, आप जरा समझें इसको। तो इसके मध्यस्थ आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें साधारण विधेयक होता है आपका। उसके बाद आपका जो धन विधेयक होता है, इन सब के अलावा वित्त विधेयक होता है, इन सब के अलावा संविधान संशोधन विधेयक होता है। ठीक है। और ये जो सरकारी विधेयक होते हैं, ये केवल और केवल किसके द्वारा लाए जाते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं उनके द्वारा ही इनको लाया जाता है। ये ध्यान में रखना। केवल इसको मंत्री परिषद, जो आपकी, ठीक है, मंत्री परिषद जो मंत्रिमंडल होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके द्वारा ही इस विधेयक को लाया जाता है। ये भी आपको क्या है, ध्यान में रखना। फिर सर आपके गैर सरकारी विधेयक क्या है। गैर सरकारी विधेयक खास तौर पर कैबिनेट मंत्री नहीं लाते हैं, इसको कोई भी अन्य मंत्री ला सकता है। मतलब ये किसी मंत्री के द्वारा नहीं लाए जाते हैं, बल्कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको ला सकते हैं। इसमें दोनों ला सकते हैं। इसमें क्या होता है, रूलिंग पार्टी भी ला सकती है और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो पार्टी है वो भी ला सकती है। कोई भी इसको ला सकता है, लेकिन कोई मंत्री नहीं लेकर के आता है इसको। ये ध्यान में रखना। इसको
सांसद ही लेकर के आते हैं, जो सांसद होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो आपके राज्यसभा के। और अब तक लगभग आप देखोगे 15 से 16 बार आपका ये बिल आ चुका है, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस पर भी कई बार क्वेश्चन आपने देखे होंगे और पढ़े होंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चलिए आइए अब देखते हैं, एक एक करके समझते हैं। विधेयक के प्रकारों की अगर हम बात कर लें तो विधेयक के प्रकारों में आप पढ़ते हैं, जिसमें साधारण विधेयक आप पढ़ोगे, साधारण विधेयक आप पढ़ते हैं। संविधान के आर्टिकल कहां पर आप देखते हैं 107 में आपको देखने के लिए मिलेगा। धन विधेयक जो आता है वो आपका मनी बिल 109, इसको 110 में, 109 में इसका प्रोविजन है, परंतु आप देखोगे 110 में आप इसको पढ़ते हैं। संविधान संशोधन विधेयक की अगर हम बात कर लें तो ये आपको कहां मिलता है 368 में आप इसको पढ़ते हैं। और वित्त विधेयक और आपका होता है, वित्त विधेयक और होता है वो आर्टिकल 117A पढ़ते हैं, ठीक है, और इसका 3 पढ़ते हैं, तो उसमें आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। विधायी प्रक्रिया की बात कर ले तो खासतौर पर ये साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। किसी भी सदन का मतलब यहां पर यह है कि वह राज्यसभा और लोकसभा दोनों में से कहीं पर भी लाया जा सकता है। कौन सा? साधारण विधेयक। धन विधेयक केवल और केवल राष्ट्रपति की अनुमति से सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जाता है, और इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? कौन डिसीजन करता है इसको कि ये मनी बिल है या नहीं? तो ये होता है स्पीकर महोदय का। क्लियर? राज्यसभा धन विधेयक को केवल क्या कर सकती है? 14 दिन के लिए परामर्शकारी भूमिका के तौर पर रोक सकती है, और 14 दिन के बाद मान लीजिए इसने वापस नहीं भेजा तो उस कंडीशन में क्या होगा? वो विधेयक स्वतः ही क्या होगा? पारित मान लिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? चलिए, वहीं अगर हम देखें धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 और राज्यों के संबंध में अनुच्छेद 199 में दी गई है। अगर आपसे केंद्र में पूछे तो केंद्र में 110 है, और यदि राज्यों में पूछे तो राज्यों में आपकी 199 आर्टिकल में आपको मिलेगी। धन विधेयक में किसी कर को लगाने, हटाने, घटाने, बढ़ाने और सरकार के द्वारा किसी प्रकार का ऋण लिए जाने और ऋण दिए जाने संबंधी प्रावधान होते हैं। जरा समझो, जो आपका मनी बिल होता है उस कंडीशन में पहली बात तो लाया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति से। कहां पर लाते हैं? लोकसभा में। राज्यसभा की शक्ति 14 दिन की होती है। उसके साथ साथ इसमें जो मूलभूत बिंदु होते हैं संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लाया जाता है, और इसमें कर लगाने की बात हो, हटाने की बात हो, घटाने की बात हो, बढ़ाने की बात हो, और किसी भी प्रकार का ऋण लेना हो, ऋण देना हो, तो ये सब क्या है? ये आपके मनी बिल के तहत ही चीजों को रखा जाता है। अब यहां पे देखो, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया था यूपीएससी ने। क्वेश्चन ये पूछा था कि संसद में धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन सही है? संविधान के अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख करता है। बिल्कुल ये प्रक्रिया इसमें दी गई है 109 में, बात सही है। धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ये राज्यसभा में नहीं आता है, ये केवल और केवल कहां पर आता है? लोकसभा में ही आता है। राज्यसभा विधेयक को या तो अनुमोदित कर सकती है या उसमें परिवर्तन सुझा सकती है, लेकिन उसे अस्वीकार नहीं कर सकती है। यह भी बात सही है। राज्यसभा द्वारा सुझाए गए धन विधेयक में संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाना आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर उसने किया भी मान लीजिए तो वो बाध्यकारी नहीं है, वो डिपेंड करता है लोकसभा के ऊपर कि वो उसको माने या ना माने। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? इसका करेक्ट आंसर सी आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, आइए। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, यहां से भी कई बार क्वेश्चन आपके बनता है, जैसे संयुक्त बैठक। देखो, ये जो संयुक्त बैठक है ये संविधान का आर्टिकल 108 में आपको देखने के लिए मिलती है। संयुक्त बैठक का मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक तरफ आपकी राज्यसभा है और एक तरफ आपकी लोकसभा है। जरा समझना, एक बार समझ लो बारी बारी से। मान लीजिए साधारण विधेयक है, साधारण विधेयक है, कुछ ऐसे बिंदु हैं कि राज्यसभा उस पर नाराज हो जाती है
और उसने 6 माह तक बिल को क्या है अपने पास रखा। साधारण विधेयक को 6 महीने तक रोक सकती है और उसने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। लेकिन जो बिल बनाया गया था, पूरा ये बिल था, इसमें जो शुरू के 3 पॉइंट थे ये गलत थे। राज्यसभा ने कहा भाई ये जो गलत पॉइंट है इनको बाहर निकालो, ठीक है, इस बिल से। सरकार ने कहा नहीं ये सही है। तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति कहते हैं ठीक है, इस पे विचार विमर्श करते हैं और चीजों को देखते हैं। तो फिर सरकार के ध्यान में रखते हुए जो प्रेसिडेंट्स होते हैं ये संविधान का आर्टिकल 108 का यूज करते हुए ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं, संयुक्त बैठक बुलाते हैं। इसकी तो अध्यक्षता करते हैं, मतलब कि इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? स्पीकर महोदय होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति ने बुलाया, उनकी इच्छा अनुसार आता है। इसमें जो कोरम होता है वो खास तौर पर 1/10 होता है और इसमें जो चर्चा परिचर्चा होती है वो संपूर्ण बिल पर नहीं होती है, बल्कि उन्हीं पॉइंट पर होती है। जैसे मान लीजिए इस बिल में 3 पॉइंट थे तो 3 के 3 पॉइंटों पे क्या होगी? चर्चा परिचर्चा होगी, उससे ज्यादा पर नहीं होगी। क्लियर? इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। केवल साधारण विधेयक पर ही क्या है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, यह भी ध्यान रखना। न संविधान संशोधन विधेयक पर, न धन विधेयक पर, न वित्त विधेयक पर। एक ही विधेयक है, साधारण विधेयक। धन विधेयक अथवा संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। साधारण बहुमत से विधेयक पारित होगा और ये साधारण बहुमत से क्या है विधेयक पारित होता है, जहां पर इतने उपस्थित होते हैं 1/3 का कोरम, और उसमें क्या होता है 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो ये साधारण बहुमत से ही चीजों को पारित करके कर लिया जाता है। यहां पर उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे दिया गया है कि भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित विधेयक, अच्छा ये रिपीट क्वेश्चन था, ये धन विधेयक है। देखो 23 में क्वेश्चन पूछा था धन विधेयक से कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह विधेयक को संशोधित या अस्वीकार कर सकती है। वित्त विधेयक पर क्या है वो कर सकती है, बिल्कुल। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो वह विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल सिफारिशें कर सकती है। हाँ ये भी बात सही है, सिफारिशें कर सकती है। लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। नहीं, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। केवल साधारण विधेयक के लिए क्या होती है, और इस क्वेश्चन पे मैं आपको बता दूं कोचिंग वालों ने इसका आंसर गलत दिया था 2023 में, हड़बड़ाए गए थे वो। केवल और केवल साधारण जो विधेयक होता है उसी पर आपकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, ना कि आपके मनी बिल पर, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन पर, और ना कि फाइनेंशियल बिल पर। क्लियर? तो यहां पर तीसरा गलत है, इसलिए इसमें 2 है। और पेयर वाला क्वेश्चन था। एक और बात आपको बता देते हैं इसी में, एक और बात और आपको बता देते हैं इसी में। कई बार जब बिल आप पढ़ते हैं तो बिल में जरा यहां पर समझ लेते हैं। हाँ देखो, ध्यान रखना, सभी मनी बिल, जितने भी आपके ये मनी बिल है, सभी आपके क्या है फाइनेंशियल बिल है। ये आप ध्यान में रखना, सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं। और ये ध्यान में रखना, सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते, लेकिन सभी मनी बिल क्या होते हैं फाइनेंशियल बिल होते हैं। ये ध्यान, ये एकदम ध्यान रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। क्यों पूछा जा सकता है, मैं उसका प्रमाण आपको यूं दे देता हूं। देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में क्या किया है यूपीएससी ने कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति में धन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। तो कंपेयर करके वो पूछ सकता है क्या सभी मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, है ना, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। क्या सभी फाइनेंशियल बिल मनी बिल होते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहां पर जितने भी धन विधेयक होते हैं सभी वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं, नहीं होते हैं, नहीं होते। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं मेरे व्यूवर्स को, मेरे स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूज ना रहे। क्लियर? चलिए अब बात कर लेते हैं बजट के बारे में। देखिए बजट के बारे में आइए जान लेते हैं। बजट देखो, संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट, मतलब कि बजट की चर्चा, देखो ध्यान रखना, संविधान में कहीं पर भी
बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं की गई है, ये आपको ध्यान में रखना। किसकी चर्चा की गई है कि संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार क्या करेगी, अपना एक वार्षिक वित्त लेखा जोखा, मतलब कि जो विवरण है, कहां पैसा गया, कहां से पैसा आया और कहां पैसा जा रहा है, उसके बारे में क्या होगी, बताएगी। कितनी इसकी आप देखोगे आय है, इनकम है, और कितना इसका एक्सपेंडिचर है, ये सब बताने का प्रयास करेगी। बजट को राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है और जिसमें सरकार के आय और व्यय के बारे में विवरण होता है। तो किसकी सहमति से आता है, कौन रखवाते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति इसको रखवाते हैं और संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है, ये ध्यान में रखना। वहां पर पूछा था प्रधानमंत्री थोड़ा ही नहीं होता है। क्लियर, चलो अब बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे व्यय होते हैं जैसे संचित निधि पर भारित व्यय होते हैं, संचित निधि से किए जाने वाले व्यय इसमें आते हैं। जैसे जो संचित निधि पर व्यय आते हैं वो किसमें है, संविधान के एक आर्टिकल आप पढ़ते हैं 266 266, इसमें संचित निधि की चर्चा की गई है। तो इसमें क्या होता है कि संसद में केवल चर्चा हो सकती है किंतु मतदान नहीं हो सकता। संचित निधि से किए जाने वाले व्यय की बात कर लें तो चर्चा और मतदान दोनों हो सकता है व्यय पर, लेकिन अगर हम देखें जो भारित व्यय होते हैं इस पर नहीं ऐसा होता। इन सब के अलावा बजट में धन की मांग अनुदान की मांग के रूप में की जाती है। अनुदान की मांग सिर्फ लोकसभा में ही आप देखोगे और ये राज्यसभा में आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अनुदान की मांग प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। संसद द्वारा अनुदान की मांग विनियोग विधेयक के माध्यम से की जाती है। विनियोग विधेयक किसी प्रकार के संशोधन नहीं किया जा सकता और राज्यसभा में बजट के संबंध में कोई विशेष शक्ति नहीं होती है, किंतु विनियोग विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना अनिवार्य है। पहले आता है आपका बजट के बाद में आती है आपकी जो अनुदान की मांग होती है, फिर आता है विनियोग विधेयक, फिर इस तरीके से चीजें आप देखोगे सीक्वेंस में चलती हैं। यूपीएससी ने यहां से भी क्वेश्चन पूछा है। क्लियर, चलो अब बात कर लेते थोड़ा कंपेयर स्टडी से। जैसे धन विधेयक के बारे में देख लेते हैं और यहां पर वित्त विधेयक के बारे में। इसको पारित आप देखोगे संविधान का अनुच्छेद 109 में और सिफारिश की बात कर लें तो 110 में है। तो कभी आपसे पूछा जाए 109 और 110 तो कंफ्यूज नहीं होगा। प्रक्रिया जो है 109 में है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है वो 61 के तहत लगता है, प्रक्रिया कहां पर है, 56 में है, हटाने की प्रक्रिया उसको पद से। प्रत्येक वित्त विधेयक आप देखोगे धन विधेयक नहीं है, ध्यान रखना, प्रत्येक वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक है। राज्यसभा 14 दिन के अंदर सिफारिश या फिर सहमति या फिर लौटा सकती है। इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता है। वित्त विधेयक की बात कर ले तो इसमें पारित करने की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 117 में है और अनुच्छेद 110 में शामिल विषय वस्तु कुछ अन्य विषय भी इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो इसमें कौन कौन से विषय शामिल होते हैं सर, इसके अंतर्गत जो विषय शामिल होते हैं वो सभी आपके धन विधेयक के विषय शामिल होते हैं। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है और दोनों सदनों द्वारा इसको पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक इस पर बुलाया जा सकता है। ध्यान रखना, ये गलत स्टेटमेंट लिखा है। ये जो है संयुक्त बैठक इस पे नहीं बुलाई जाती है, ध्यान रखना, इस पे संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है, तो इसको ध्यान में आपको रखना। क्लियर होगा, चलो। इन सब के अलावा अगर हम देखें धन विधेयक और उसके साथ साथ यहां पर साधारण विधेयक। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, 14 दिन होते हैं, ठीक है। और इसमें राष्ट्रपति की अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। क्लियर, नहीं तो सरकार कैसे काम करेगी भाई, पैसा तो उससे निकलेगा ना। जो आपका साधारण विधेयक होता है किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। इसे राज्यसभा में अधिकतम 6 महीने तक रोका जा सकता है और 6 महीने के बाद अगर मान लीजिए प्रोविजन उसने नहीं पारित किया है तो फिर उसमें क्या है, संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक में लोकसभा क्या हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं। क्लियर, इस पे वीटो भी कर सकता है। और अब तक जो है आप देखोगे 1962 में भी आया था ज्वाइंट सिटिंग, 1973 में भी आया था, है ना, 3 बार अब तक आ चुका है। चलिए, कई बार पूछ लेता है ना आपसे कि अब तक आया कि नहीं। राज्यसभा की विशिष्ट अगर शक्तियों की बात कर लें और लोकसभा की विशिष्ट शक्तियां, देखो राज्यसभा क्या करती है, राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व घोषित करना, उसके साथ साथ अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन और समाप्ति की बात करना। तो यहां पर जो शक्ति है ये इसकी शक्ति होती है और अधिक शक्तियां हैं इसमें।
मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आप देखोगे अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में आता है, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत और पारित, राज्यसभा में इसकी भूमिका केवल सलाहकारी होती है। तो यहां पर शक्ति, तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि राज्यसभा वर्सेस लोकसभा, तो अगर हम देखें यहां पर जो है राज्यसभा शक्तिशाली कहां पर है, यदि स्टेट लिस्ट का मुद्दा हो उस पे और संविधान संशोधन पर, लेकिन लोकसभा कहां पर शक्तिशाली हो जाती है, वो हो जाती है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध जब आप देखोगे अविश्वास प्रस्ताव पर और उसके साथ साथ धन विधेयक पर। कहां पर बराबर होते हैं ये दोनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों बराबर कहां पर होते हैं, जब बात आती है आपकी बराबर में तो संविधान संशोधन पर आती है ना। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय ऑल इंडियन सर्विस पर ये शक्तिशाली होता है राज्यसभा। तो अमेंडमेंट पर जब संविधान संशोधन होता है उसमें दोनों की शक्ति बराबर होती है। साधारण विधेयक पर आप देखोगे वहां पर भी शक्ति लगभग बराबर होती है, या राष्ट्रपति को पद से हटाना हो, उसके निर्वाचन की प्रक्रिया हो, तो वहां पर चीजें बराबर इक्वली होती है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कई बार आपसे पूछा जाता है जो ग्रांट है, अनुदान है, तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। लेखा अनुदान सरकार को बजट पारित हुए बिना खर्च करने की लोकसभा द्वारा अग्रिम आप देखोगे अनुमति एक प्रदान किया जाता है, और आपका जो प्रत्यय अनुदान होता है ये किसी आकस्मिक खर्च के लिए सरकार को धन प्रदान किया जाता है। जैसे कोविड था, है ना, आकस्मिक खर्च था, महामारी आ गई थी। अपवाद अनुदान की अगर हम बात कर ले, कोई ऐसा खर्च जिसका बजट में उल्लेख ना हो किंतु बाद में परिस्थिति सरकार के क्या करना पड़े, खर्च करना पड़े, तो ये भी एक आपातकाल के समय ऐसी चीजें होती हैं। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे नीतिगत कटौती होता है, आर्थिक कटौती होता है, टोकन कटौती होता है, सांकेतिक कटौती होता है, मितव्ययिता कटौती होता है ना। तो नीतिगत कटौती की बात कर लें, ऐसे प्रस्ताव जिसके अंतर्गत बजट में मंत्रालय की लिए खासतौर पर प्रस्तावित अनुदान को घटा करके 1 रुपये कर दिया जाता है, इसको नीतिगत कटौती कहते हैं। सबको घटा करके क्या है, 1 रुपया। आर्थिक कटौती प्रस्ताव में इसमें आप देखोगे प्रस्तावित अनुदान की रकम को कम करने की बात होती है। टोकन कटौती जिसको सांकेतिक कटौती भी कहते हैं, प्रस्तावित बजट में किसी अनुदान की मांग का विरोध नहीं बल्कि केंद्र सरकार की कार्यशैली पर संकेत असंतोष व्यक्त किया जाता है। उसके बाद में आता है आपका टाइम। देखो जो क्वेश्चन हावर मतलब कि जब सरकार का आप देखोगे सत्र चलता है तो उसमें क्या होता है, कई बार प्रश्न काल और शून्य काल के बारे में आपसे चर्चा की जाती है। क्लियर। तो अगर हम देखें खासतौर पर जो प्रश्न काल होता है, अगर हम देखें संसद की बैठक का पहला घंटा होता है, ये एक नॉर्मल लाइन लिखी गई है, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में चलते हैं। ये है आपकी पार्लियामेंट, इसके 2 सदन हैं, एक है लोकसभा और एक है आपकी राज्यसभा। लोकसभा का जो पहला घंटा होता है, इसमें 2 घंटे होते हैं ना, पहला जो घंटा होगा ये होता है आपका क्वेश्चन हावर, प्रश्न काल, और ये होता है आपका शून्य काल। क्लियर, दूसरा घंटा। लेकिन राज्यसभा में उल्टा है, राज्यसभा में जो पहला घंटा होगा वो होता है शून्य काल 11 से 12 बजे तक, और दूसरा जो घंटा होता है उसको बोलते हैं प्रश्न काल। ये ऐसे होता है। लेकिन अगर नॉर्मल लाइन आपसे पूछे तो प्रश्न काल संसद की बैठक का पहला घंटा होता है, अगर डेप्थ में पूछे तो ये होता है ना। चलो अब इसमें क्या है, प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कुछ होते हैं तारांकिक प्रश्न, ये क्या होते हैं, मौखिक पूछे जाते हैं और मौखिक ही इनका उत्तर दिया जाता है। मान लो मैं अगर आप में से किसी से पूछूं कि आपने कल क्या पढ़ा था, आपने मौखिक उत्तर देना है, तो ये हो गया। फिर होते हैं तारांकिक प्रश्न, इसमें क्या होता है, लिखित मैं लिख करके देना होगा। बताओ, मैं लिख करके दूंगा कि बताओ आपने कल क्या पढ़ा था, आपने गोल पूरा किया, तो आप लिख करके उत्तर देंगे हाँ सर मैंने गोल पूरा किया। जो अल्प सूचना के प्रश्न होते हैं जिसको अतारांकिक प्रश्न कहते हैं, वो लिखित उत्तर और कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं होता। देखो अगर हम देखें तारांकिक प्रश्न में मौखिक उत्तर होता है, अनुपूरक यहां पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न आप संतुष्ट नहीं है, एक बार पूछा मैंने, देखो आपने मुझसे डाउट पूछा कि सर ये जो आपका संसद में बैठक का पहला घंटा जो होता है क्या ये सभी में होता है, मैंने उत्तर दिया नहीं बच्चों ऐसा नहीं है, बल्कि आप देखोगे लोकसभा और राज्यसभा में इसका अलग अलग प्रोविजन है। मैंने अभी पूरा वाक्य नहीं किया, अधूरा छोड़ दिया कि अलग अलग प्रोविजन है। आप अब क्या करेंगे, दोबारा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री। आप कहेंगे सर कैसे अलग अलग होता है, तो फिर मैं बताऊं कि लोकसभा में पहला घंटा जो होता है वो प्रश्न काल का होता है और दूसरा घंटा शून्य काल होता है। राज्यसभा में पहला जो घंटा होता है वो शून्य काल होता है और दूसरा घंटा प्रश्न काल होता है। अब पूरा कंप्लीट हुआ। तो ये क्या है, एक तरीके से तारांकिक प्रश्न हो गए। अतारांकिक प्रश्न क्या होता है, लिखित में, और इसका कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं, लिखित में दे दो और भाई फिर इसके बाद में कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अल्प सूचना के जो प्रश्न होते हैं ये अविलंबनीय
लोक महत्व से संबंधित होते हैं, मौखिक उत्तर होता है, अनुपूरक प्रश्न इसमें पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए 10 दिन पहले ही बताना होता है। ओके, पहले ही इसकी सूचना देनी होती है। शून्यकाल का मतलब होता है दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक बिना किसी अनुमति या पूर्व सूचना के प्रश्न पूछने को ही शून्यकाल कहते हैं। और ये आपको आपकी प्रेस में, आपकी न्यूज में, आपके अखबार में इसकी परिचर्चा आपको देखने के लिए नहीं मिलती है, मतलब को इसको शामिल नहीं किया जाता है लोकसभा की कार्रवाई में। और ये संसद के किसी भी कानून में नहीं है, बल्कि क्या है, जो हमारी पार्लियामेंट है इसका ही एक इनोवेशन है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कई बार आपसे पूछा जाता है आधे घंटे की चर्चा। देखो, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, जैसे सदन चल रहा है प्रत्येक दिन में क्या होता है, अंतिम के जैसे शाम 5 बजे से सदन मान लीजिए बंद होना था, सदन की कार्रवाई 5 बजे तक चल रही थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, सदन की कार्रवाई को खास तौर पर 5:30 के लिए कर दिया, तो आधे घंटे का विशेष प्रोविजन कर दिया। तो आधे घंटे की चर्चा मतलब कि एक तौर पर तारांकिक या अतारांकिक प्रश्न के उत्तर के संबंध में स्पष्टीकरण होता है। अल्पकालीन जो चर्चा होती है सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव अविलंबन लोक महत्व के किसी मामले की ओर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। और स्थगन प्रस्ताव देश की किसी गंभीर और महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव को पेश किया जाता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका खासतौर पर जो हमने संसदीय व्यवस्था देखी और आपसे चीजों को समझा। अगर आपका कोई भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके डाउट्स हैं अगर यहां तक चीजों में, तो आप उन डाउट्स को क्या करेंगे, कमेंट्स करेंगे। क्लियर? आप अपने कमेंट्स, डाउट जो भी है कमेंट्स के माध्यम से आप बता देंगे। और सुबह जो मॉर्निंग में आपकी क्लास होती है उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उन सभी में आया करें। क्लियर? तो चलिए आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और क्लासेस में। तब तक के लिए मन लगा के पढ़ते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।